हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग लेक्चर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट का करने जा रहे हैं। और लेक्चर 7 के अंदर हम दो चीजें करेंगे, एक तो एलसी ऑसिलेटर और एक ट्रांसफार्मर। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें चैप्टर 7 के अंदर ये आखिरी के दो टॉपिक हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट सारे फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक दो लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एलसी ऑसिलेटर एंड देन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले एलसी ऑसिलेटर। LC oscillator, देखिए द नेम सजेस्ट द सर्किट हैज और द डिवाइस हैज टू एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है? L यानी इंडक्टर, C यानी कैपेसिटर। एंड रिमेंबर वन थिंग, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही आइडियली पावर लॉस नहीं करते। आइडियली दे हैव नथिंग टू लूज, कोई पावर लॉस नहीं होता है। लेकिन बोल रहा हूं आइडियली इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सर्किट में रेजिस्टेंस तो आ ही जाता है, इसलिए लॉस हो ही जाएगा। तो आइडियल कंडीशन केवल आपको एग्जिस्ट करेगी अंडर द सर्कमस्टांसेस की L और C हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो आएगा ही, इसलिए प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत तो लॉस होना ही है, जरूर होना है एनर्जी में। तो देखिए सबसे पहले तो एलसी ऑसिलेटर का काम क्या है। हम लोगों के घर में जैसे इन्वर्टर लगा होता है, बैटरी लगी होती है, तो इन्वर्टर और बैटरीज में होता क्या है, सबसे पहले हम ऑल्टरनेटिंग करंट है जो हमारे घरों में सप्लाई आ रहा है उसको कन्वर्ट करते हैं हम डायरेक्ट करंट डीसी में, और उससे हम बैटरी को चार्ज करते हैं, है ना, बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। तो इन्वर्टर में उसके लिए एक डिवाइस लगा होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, उसका नाम होता है रेक्टिफायर। वो हम लोग आगे की फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर नाम जरूर याद रखिएगा। फिर जब लाइट चली गई तो बैटरी फिर से सप्लाई भी तो देगा सर्किट के अंदर। अब जब सर्किट के अंदर सप्लाई देगा तो सर्किट याद रखिए एसी पे काम कर रहा है और बैटरी में डीसी है, तो डीसी से एसी कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। वो रेक्टिफायर नहीं कर सकता, उसके लिए एक और डिवाइस लगा होता है वहां पे, दैट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेटर या ऑसिलेटर बोल सकते हैं सिंपली, है ना। वही एलसी ऑसिलेटर मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को। और रही बात रेक्टिफायर की, तो वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में क्लास 12th में ही आगे की तरफ जाके पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एलसी ऑसिलेटर का बेसिक फंडामेंटल पॉइंट आप लोगों को पता चल गया, क्या काम करता है ये। डीसी यानी स्टेडी को ऑल्टरनेटिंग करंट में, यानी स्टेडी करंट को, स्टेडी करंट और डीसी को टू एसी या ऑसिलेटिंग, है ना, इसमें कन्वर्ट करता है। ये है बेसिक फंडामेंटल इसका। अब काम कैसे करता है ध्यान देना, स्टेप वाइज समझाता हूं। अच्छा, नोट्स में आप लोगों को इसके सारे जो थ्योरेटिकल डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगे। मैं अभी फिलहाल समझा रहा हूं, इसके अंदर के जो एक्सप्रेशन है, फॉर्मूले हैं, वो सब डिस्कस करूंगा। थ्योरेटिकल पॉइंट समझा भी दूंगा, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट को एग्जैक्टली आपको वर्डिंग चाहिए तो आप नोट्स आपके पास है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमने लेना है एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करना है। क्या करना है? कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करना है। कर दिया कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज हमने, ध्यान से देखिए। उसके साथ हमने एक इंडक्टर लगाया, है ना। एट टाइम 0 पे, यानी जब इनिशियली जब स्टार्ट हो रहा है तो इंडक्टर में कोई एनर्जी अभी नहीं है। ध्यान से देखो, कोई भी एनर्जी अभी नहीं है। कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम, और कैपेसिटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, जो कि मैक्सिमम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एनर्जी से बार बार एनर्जी को वेरी करके, बार बार एनर्जी को चेंज करके हम चार्ज को ऑसिलेट करेंगे। क्या करेंगे? चार्ज को ऑसिलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखना आप लोग, हम समझना ध्यान से। अभी देखो आपका चार्ज यहाँ पर Q0 यानी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर है। Q0 इज द मैक्सिमम चार्ज, ठीक है ना। ये मैक्सिमम चार्ज आपके पास यहाँ प्रेजेंट है Q0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी जो है ये नियरली क्या है, अभी फिलहाल 0 है। एट टाइम 0 पे, जब इनिशियली स्टार्ट हुआ ये सर्किट, आफ्टर अ व्हाइल यानी कि टाइम थोड़ी देर बाद। अब सर्किट के अंदर जैसे ही थोड़ा टाइम आगे बढ़ेगा तो हम क्या देखेंगे कि यार कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की वजह से ही, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो चार्ज मैक्सिमम है। कैपेसिटर जैसे ही इंडक्टर की तरफ एनर्जी स्टार्ट करेगा देना, तो उसकी वजह से इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्म ले लेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इसके अक्रॉस जनरेट होगा, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता हुआ दिखाया, तो उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी में राइज आएगा, यानी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी एट दैट टाइम T1। अब थोड़ी देर बाद और देखते हैं, है ना। तो अगले स्टेप पे हम देखते हैं कि एनर्जी जो है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूरी तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई एट टाइम इज इक्वल टू 2
है ना, यानी कि सारी की सारी एनर्जी किस में चली गई, मैग्नेटिक में चली गई, यानी मैग्नेटिक एनर्जी इस वक्त मैक्सिमम है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नियरली जीरो है। यानी कि सिंपल सी बात बताऊं तो ऑसिलेटर का काम होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सिंपल, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब तुम समझ नहीं पा रहे होगे कि यार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से हमारा एसी कैसे बन जाएगा, तो ध्यान से सुनते रहो, समझ में आ जाएगा आखिरी एंड तक। चार्ज अभी क्या है, मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, फिर कंप्लीटली जीरो। जब मैग्नेटिक एनर्जी पूरी मैक्सिमम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गई, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो गई। ध्यान से देखो, पहले सप्लाई ये चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो एंटी क्लॉकवाइज सप्लाई चला था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। याद रखिए मैग्नेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है Q²/2C होती है, और मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ Li², जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब देखते हैं, स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो चुका है मैक्सिमम, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो चुका है, मैक्सिमम। लेकिन अब कोई भी करंट का यहां से सप्लाई कैपेसिटर से इंडक्टर की तरफ नहीं आने वाला है, सिंपल सी बात है, नहीं आने वाला है। और ये मान के चलना ये आइडियल कंडीशन है, यानी कि लॉस नहीं हो रहा कुछ भी इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से, ये तो मान के आपको चलना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आइडियल कंडीशन पे हम समझ रहे हैं इसको। अब अगले स्टेप पे क्या है कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे यहां से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहां से कोई सप्लाई करंट नहीं आ रहा, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे ही चेंज आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो चेंज आता है उसके वजह से एक और करंट बनता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट। याद रखिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कंडक्शन करंट के ऑपोजिट होता है। सपोज ये रहा पहले कंडक्शन करंट जो कि आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब इंड्यूस्ड करंट ठीक इसके ऑपोजिट पोलैरिटी के हिसाब से बनेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा आफ्टर अ व्हाइल ड्यू टू द डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस। इंड्यूस्ड करंट is always in the opposite direction of the conduction current. That is the reason why the capacitor again starts to be charged, and the charging of capacitor takes place from the opposite polarity, because the induced current and the conduction current are in the opposite direction to each other. Now the magnetic energy starts to decrease in this case, and the electrical energy start to increase, है ना, electrical energy start to increase. This is why the direction is now the clockwise, the polarity reverse, just because of the induced current and decreasing flux. The decreasing flux is just because, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडक्शन करंट अब हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। अब देखिए आखिरी एक और केस बता रहा हूं, यह है टाइम t3। अब आज बात करते हैं टाइम t4 पे। टाइम t4 पे बात करते हैं, तो अब हमारे पास इंडक्टर जो है अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स की एनर्जी को पूरी तरीके से डिक्रीज करके कैपेसिटर को फिर से फुल्ली चार्ज कर देगा। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यार क्या कोई लॉस नहीं होगा, हाँ होगा, लेकिन आइडियली कोई लॉस नहीं है। यहां पर ये मैक्सिमम फिर से हो गया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आप बार बार देखें तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम थी, मैग्नेटिक एनर्जी जीरो थी, फिर मैग्नेटिक धीरे धीरे बढ़ने लगी ड्यू टू द कंडक्शन करंट, है ना, जो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की वजह से हो रहा है। और जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। मैग्नेटिक फ्लक्स जब धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो एक और करंट पैदा होता है, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट याद रखिए कंडक्शन करंट के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज द रीजन व्हाई कैपेसिटर की पोलैरिटी रिवर्स हो गई है ना। पहले जो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, अब करंट इंड्यूस्ड वाला क्लॉकवाइज जाएगा, जिस वजह से पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर रिवर्स हो गई। अच्छा, धीरे धीरे मैग्नेटिक एनर्जी फिर से जीरो हो गई ड्यू टू द डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक एनर्जी खत्म होने लगी या खत्म हो गई एट द एंड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो गई। इस प्रोसीजर में क्या कोई लॉस नहीं होता है, तो प्रैक्टिकली कहा जाए तो होता है, मगर थ्योरेटिकली अगर हम आइडियल कंडीशन पढ़ रहे हैं तो नहीं होता है। मतलब कहने का क्या है कि इनिशियली इफ द इनपुट वाज लाइक दिस, इट इज स्टेडी, ये इनिशियल कंडीशन है। आफ्टर दिस होल सिनेरियो हैपेंस ड्यू टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ऑल दिस स्टफ, है ना, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन, इन सभी वजहों की, इन सभी कारणों की वजह से हमारे पास जो करंट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं। अनडैम्प्ड इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि यहां पर आइडियल कंडीशन में कोई लॉस नहीं होता है, लॉस ना हो तो ऑसिलेशन को अनडैम्प्ड कहते हैं।
और ये ऑसिलेशन क्यों कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज साइनसोइडल क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि चार्ज देखिए तो ध्यान से कभी जीरो भी हो रहा है, कभी मैक्सिमम भी, कभी जीरो भी, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, कभी मैक्सिमम, बार बार ऐसा चल रहा है। और ये टाइम के हिसाब से चार्ज के अंदर ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुई, और ऑब्वियस है चार्ज के अंदर ऑसिलेशन हुआ तो करंट भी ऑसिलेटिंग हुआ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज AC। याद रखिए, स्टेडी करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू यूज एन ऑसिलेटर, एंड ऑसिलेटर आइडियली डज नॉट हैविंग एनी अमाउंट ऑफ लॉस इन एनर्जी, दैट इज व्हाई बार बार साइकिल आपको अनडैम्प्ड मिलेगा। तो क्या ये आप लोगों को क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैग्नेटिक जीरो। धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यू टू द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट टू डिक्रीज, एंड मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने की वजह से बढ़ने लगी। अब मैग्नेटिक एनर्जी एक टाइम के बाद जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एट टाइम t2 पे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज नहीं हो सकता है, या यहां से करंट अब नहीं सप्लाई हो सकता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट टू डिक्रीज, एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एन इंड्यूस्ड करंट विल बी सेटअप। कौन सा करंट? इंड्यूस्ड, याद रखिए कंडक्शन नहीं, इंड्यूस्ड करंट विल बी सेटअप, एंड द डायरेक्शन और द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट वो कंडक्शन करंट के ठीक ऑपोजिट होता है। दैट इज द रीजन व्हाई इनिशियली द करंट ऑफ कंडक्शन करंट वाज इफ एंटी क्लॉकवाइज, द इंड्यूस्ड करंट वाज clockwise. That is the reason why capacitor's polarity gets reversed. पहले हमारा प्लेट A पॉजिटिव था, प्लेट B नेगेटिव था, अब प्लेट B पॉजिटिव हो गया, प्लेट A नेगेटिव हो गया, and again the rise in electrostatic energy will decrease in magnetic energy, resulted in decrease in magnetic energy, and time comes when again the electrostatic energy will be maximum and the magnetic energy will be zero at time t4, and this process repeated again and again without any energy loss. Ideally that will be the underlying thing, but remember one thing, practically ideal condition observe नहीं होती है, ये चीज तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। चलिए, तो आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा ये सारे स्टेप किस तरीके से काम करता है। तो अब इसकी थ्योरी आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी, उसमें चारों पांचों स्टेप में लिखा है। पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, फिर उसके बाद वो एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर घटने लगी, फिर मैग्नेटिक बढ़ी, फिर मैग्नेटिक घटते घटते मैग्नेटिक पूरी तरीके से मैग्नेटिक मैक्सिमम, फिर मैग्नेटिक घटेगी ड्यू टू द डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट बनेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगेगी, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा और हमें जो ऑसिलेशन मिलेगा वो होगा अनडैम्प्ड। तो अब बेसिकली हम निकालेंगे कि यार एलसी ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का वो क्या होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड रहती है, जो इनिशियली कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करती। ये भी चीज हमें प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो हम कह सकेंगे कि एनर्जी कंजर्व्ड है। कि हमने कहा कि इनिशियली जो कैपेसिटर में एनर्जी हमने दी, पीक मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम हर टाइम पे, चाहे यहां कहीं भी, किसी भी टाइम पे, चाहे यहां या किसी भी टाइम पे, वो हमेशा कांस्टेंट रहा टाइम के साथ, यानी एनर्जी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, फटाफट जल्दी से इस चीज को समझ लीजिए, एंड थ्योरी के लिए नोट्स आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये तो काम था इसका स्टेडी को फ्रीक्वेंट में बदलना, जो हमने बदल के दिखाया अभी। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, आप चार्ज को बार बार अप डाउन करके बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू द हेल्प ऑफ अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर। नॉन रेजिस्टिव मतलब आइडियल इंडक्टर, यानी कोई लॉस ना करवाए, है ना। तो ऐसी कंडीशन से हमें ऑसिलेटिंग करंट मिलता है, या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट हम कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी से। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी इन एलसी ऑसिलेटर बहुत ही सिंपल है यार। देखो, सबसे पहले तो हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, Q इज टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चे कह रहे हो यार ये तो करंट की इक्वेशन होती है, तो यार करंट और चार्ज दोनों ही साइनसोइडल चलेंगे ना, क्योंकि करंट Q इज टू IT होता है, या I इज टू Q बाई T होता है। टाइम पे तो कोई चेंजेस आने नहीं है ना, टाइम पे तो कोई चेंजेस आने नहीं है, तो Q भी तो साइनसोइडल चलेगा। डिफरेंशिएट मार दो इसको, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, डबल डिफरेंशिएट मार दो इसको एक बार और, साइन ओमेगा टी, ओमेगा स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ओमेगा टी का दोबारा किया है, Q नॉट साइन ओमेगा टी
इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्यू नॉट साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, क्यू लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन बन गई। अब एलसी ऑसिलेटर में आप लोगों के पास है क्या क्या, आपके पास है एक कैपेसिटर और क्या है, एक है इंडक्टर। कैपेसिटर का पोटेंशियल होता है Q बाई सी और इसका होता है माइनस का L डी आई बाई डी टी, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी कि सेकेंड लॉ, सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, 0। तो सम ऑफ वोल्टेज में क्या क्या है, एक तो Q बाई सी है और एक माइनस का L डी आई बाई डी टी है, दैट इज इक्वल टू 0। सिंस I जो होता है वो माइनस का डी क्यू बाई डी टी होता है, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को शो कर रहा है ये, है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो गया ये, Q बाई सी माइनस एल डी बाई डी टी, और I को क्या लिख सकते हो, माइनस का डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या, 0। तो Q बाई सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गया। L कॉमन ले लो, यहां से L कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखो। अब आप इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करो, ये चीज सेम है, क्यू सेम है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाई एल सी। तो देयर हेंस ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर एल सी। अब बच्चे सोच रहे होंगे यार रेजोनेंस में भी तो यही फॉर्मूला था, तो क्यों ना हम एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी करके करते हैं। यार देखो फॉर्मूला तो आप पालोगे, फॉर्मूला तो आपको मिल जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी से भी, लेकिन गलत है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा एलसीआर सर्किट में होता है और हम क्या पढ़ रहे हैं, एलसी, है ना। और रेजोनेंस तब होता है जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो, लेकिन बात तो तब है ना जब वो एलसीआर सर्किट हो। यहाँ तो हम एलसी सर्किट ले रहे हैं, यहाँ तो रेजिस्टेंस यूज ही नहीं करना है हमें, है ना। तो एलसी सर्किट में आप ऑसिलेशन की कंडीशन यूज करोगे और उससे आप फाइनली इक्वेशन निकालोगे। इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ एसएचएम या ऑसिलेशन इन किसमें, इन चार्ज में। चार्ज में ऑसिलेशन दिखा रहा है ये, ध्यान से देखो, डी स्क्वायर क्यू चार्ज में ऑसिलेशन दिखा रहा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर एल सी, और ओमेगा की वैल्यू को क्या लिखते हैं भाई, 2 पाई न्यू। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया बच्चों एलसी ऑसिलेटर का, ये आ गया 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर एलसी। ये है एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो ये फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए, और याद रखिए कैसी फ्रीक्वेंसी मिलती है, अनडैम्प्ड। कैसी, अनडैम्प्ड, मतलब एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, अनडैम्प्ड मतलब एम्पलीट्यूड लगातार सेम होना चाहिए। और रीजन तो बताइए, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही आइडियल कंडीशन में लॉस नहीं करने देते हैं। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन है, ये डिराइव करने को भी आ जाता है। और याद रखिए इसी तरीके से करना है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी से कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट एक और इसमें आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो आ रहा है वो है कि एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट इन टाइम होती है, यानी टाइम के हिसाब से जो टोटल एनर्जी है वो चेंज कभी भी नहीं होती। वो देखते हैं, उसको भी प्रूव कर लेते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ध्यान दीजिएगा। एनर्जी कांस्टेंट इन टाइम, टाइम के अकॉर्डिंगली हमेशा कांस्टेंट होती है। तो कैसे, समझिएगा ध्यान से। इनिशियली कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब हमने क्यू नॉट क्यों लिया, क्योंकि ये मैक्सिमम चार्ज है, क्योंकि शुरुआत में तो चार्ज मैक्सिमम ही होगा ना। आफ्टर एनी टाइम, किसी भी टाइम के बाद, हो सकता है टाइम t2, टाइम t3, तो जो एनर्जी अब फाइनली होगी वो क्या होगी, वो होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब क्यू नॉट मत लेना क्योंकि पीक नहीं है, और हाफ एल आई स्क्वायर। सिंस आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, और क्यू क्या है, वो है क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। आपको फंक्शन याद होगा साइन के फॉर्म में, साइनसोइडल। क्यू नॉट बाहर, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये आ गया, ध्यान से देखिए, क्लियर है। तो अब यहां पे लगाइए, तो फाइनली एनर्जी किसी भी टाइम पे कितनी होगी, क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो,
Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, लगाना क्यू नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर अपॉन 2c प्लस हाफ एल, आई की जगह क्या है क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात देखो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी बताई थी 1/LC होता है, यहां पे पुट करना, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c कॉमन साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एल क्यू नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 1/LC है ना, एल से एल काट दो, ध्यान से देखो, तो दोनों में क्या एनर्जी कॉमन आ गया, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। अब ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा जो कि 1 हो जाएगा, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। तो आप देखिए ध्यान से, फाइनल एनर्जी हो या इनिशियल एनर्जी हो हमेशा कितनी है, उतनी ही है जितनी आपने शुरुआत में दी थी, यानी एनर्जी में चेंजेस किसी भी तरीके से नहीं आए हैं, ये समझ लीजिए, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आए हैं, यानी एनर्जी लगातार क्या रही, सेम रही, यानी कांस्टेंट इन टाइम, एनर्जी ऑलवेज बी कांस्टेंट इन टाइम इन एन एलसी ऑसिलेटर। चलिए आगे देखते हैं एक और पॉइंट। ऑसिलेशन तो यार मैकेनिकली भी होता है, एक स्प्रिंग लो, आप स्प्रिंग को एक्सपेंड कर दो, खींच दो और छोड़ दो, तो जैसे ही स्प्रिंग को खींचोगे तो कौन सी एनर्जी को, पोटेंशियल, छोड़ोगे तो काइनेटिक, फिर बार बार वाइब्रेशन जो होगी काइनेटिक पोटेंशियल, वहां क्या चेंज हो रहा है, वहां पोजीशन चेंज हो रहा है। हमारे एलसी ऑसिलेटर में बार बार एनर्जी चेंज हो रही है, कौन कौन सी, स्प्रिंग में कौन कौन सी हो रही थी, पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल, और एलसी ऑसिलेटर में कौन सी हो रही है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक हो रही है ना। वहां क्या ऑसिलेट कर रहा है, वहां क्या चेंज आ रहा है, पोजीशन, यहां ऑसिलेट क्या कर रहा है, चार्ज, यहां क्या चेंज हो रहा है, चार्ज में, है ना, यानी कि ये मैकेनिकली देखा जाए तो मैकेनिकल इसका एनालॉग क्या हुआ, तो वो भी समझ लेते हैं फटाफट जल्दी से। मैकेनिकल एनालॉग ऑफ एन एलसी ऑसिलेटर, अब वो देखते हैं मैकेनिकल एनालॉग, एलसी ऑसिलेटर का मैकेनिकल एनालॉग क्या है, फटाफट जल्दी से। एलसी ऑसिलेटर का मैकेनिकल एनालॉग, वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में समझा ही दिया आप लोगों को एलसी ऑसिलेटर, लेकिन थ्योरी का जो छोटा मोटा पार्ट है ना वो आप नोट्स से जरूर पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं समझा चुका हूं, आप खुद से भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, मैकेनिकल एनालॉग ऑफ एलसी ऑसिलेटर, देखिए एलसी में हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, 1/LC इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, यही तो एलसी ऑसिलेटर की इक्वेशन है ना। और मैकेनिकली क्या होती है इक्वेशन, मैकेनिकल फिजिक्स में एसएचएम के लिए एक बहुत ही सिंपल सी बात होती है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सबको पता होगा, जहां से कांस्टेंट आता है ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो ना। तो ये है एसएचएम की इक्वेशन, ये क्या है एसएचएम की इक्वेशन या ऑसिलेशन की इक्वेशन, लेकिन ये मैकेनिकली है। यहां क्या चेंज हो रहा है, एक्स यानी पोजीशन में, यहां क्या चेंज हो रहा है, चार्ज में। यार दोनों को अगर मैं एनालॉग, इन दोनों की सिमिलैरिटी पे रखूं, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रखूं, तो अगर मैं कंपेयर करूं मैकेनिकल एनालॉग से, तो आफ्टर कंपैरिजन विद मैकेनिकल एनालॉग, मैकेनिकल इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूं तो हमें जो मिला ओमेगा स्क्वायर फिर से 1/LC मिला, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। सही बात, क्लियर हो गया सबको। और फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहो तो फिर से निकाल लो, 1/2π√LC। तो क्लियरली यहां भी देख सकते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी वही है, एसएचएम कंडीशन वहां भी बन रही है, यानी स्प्रिंग वाले केस में भी एसएचएम कंडीशन हमारे इस केस में भी बन रही है, जहां चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है और एनर्जी में क्या कन्वर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल। और स्प्रिंग वाले में क्या कन्वर्जन हो रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल, है ना। तो बहुत ही बेसिक है, सिमिलर है। चलिए ठीक है ना, आप लोगों को जरूर आई होप सो समझ में आ गया होगा एलसी ऑसिलेटर बहुत ही अच्छी तरीके से। इसकी थ्योरी बार बार बोल रहा हूं, नोट से जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर टॉपिक समझ लेते हैं फटाफट।
जल्दी से देखिए, ट्रांसफार्मर का बेसिक काम होता है बच्चों, कई बच्चे सोचते हैं एसी को डीसी या डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का, नहीं, गलत है। मैंने बोला ना एसी से डीसी कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर लगाओ, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा, वो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। और बाद में अगर आपको डीसी से दोबारा एसी लेना है तो आप ऑसिलेटर लगाओ, है ना। तो देखिए ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या होता है, और ट्रांसफार्मर समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ट्रांसफार्मर, ट्रांस मतलब चेंज, तो ट्रांसफार्मर चेंज करता है, किसको चेंज करता है, चेंज हाई वोल्टेज एसी इंटू लो वोल्टेज और वाइस वर्सा। मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो ट्रांसफार्मर का होता है। मगर याद रखिए एसी को एसी में ही रखेगा, डीसी में नहीं ले जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। समझिएगा ध्यान से। हमारे पास ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है ना, आयरन कोर, और उस आयरन कोर पे मेरा कोर, यहां पर हमने वाइंडिंग की है कॉपर वायर से, और ये लोड है यानी आउटपुट कहलाता है, जहां से हम आउटपुट लेंगे। यहां से अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई आ रहा है यानी इनपुट। जैसे आपके कॉलोनी में आसपास में ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा, वो ट्रांसफार्मर बेसिकली काम क्या करता है, हाई वोल्टेज एसी को जो ग्रिड से आ रहा है, जो कहीं पावर स्टेशन से आ रहा है, उस स्टेशन से, पावर स्टेशन से जो भी हाई सप्लाई ऑफ वोल्टेज आ रहा है, पहले उसको कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज में, तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। मगर याद रखिएगा एसी को एसी में ही रखता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। स्टेप डाउन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं दोनों में। क्या डिफरेंसेस हैं अब देखिएगा, जरूर समझ में आया होगा डिफरेंसेस क्या है, और नहीं आया तो अभी बताता हूं। ध्यान से देखिए, दोनों में ये प्राइमरी कहलाता है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, ये कहलाता है नंबर ऑफ सेकेंडरी। ऐसे ये भी नंबर ऑफ प्राइमरी, ये नंबर ऑफ सेकेंडरी। अगर स्टेप अप की बात करूं तो नंबर ऑफ सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा है, जो दिख भी रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी से कम है, यहां दिख भी रहा है आसानी से। अब देखिए बेसिकली ट्रांसफार्मर में है क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मैं दूं तो इंट्रोडक्शन यही है, इसका इंट्रो यही है। क्या है इंट्रो, चेंज हाई वोल्टेज एसी इंटू लो वोल्टेज एसी और वाइस वर्सा, है ना। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे काम करता है ये, म्यूचुअल इंडक्शन पे। मतलब चेंज इन फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल या चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल विल प्रोड्यूस द चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स में चेंज आता है वो क्यों आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी। एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज यूज ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑलवेज यूज ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट करंट स्टेडी होता है, फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट फीड और कांस्टेंट फ्लक्स होता है उसमें। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में वेरिएशन रहता है, इसलिए फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, है ना। तो याद रखिए हमें कौन सा करंट यूज करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करना है। डायरेक्ट करंट के लिए ट्रांसफार्मर यूज नहीं किए जाते हैं, वहां कोई जरूरत नहीं होती है। तो इट वर्क्स ऑन द मेथड ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, अब इसका वर्किंग बताऊं तो वर्किंग मैं पूरा लिखवाऊंगा नहीं, आप लोगों को समझा देता हूं बस, क्योंकि नोट्स में आपको मिल जाएगा थ्योरी में। तो देखिए कैसे काम करता है ये। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। अब ध्यान दीजिए, यहां से अगर म्यूचुअल इंडक्शन होगा इसमें, यहां से इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा, ये पता होना चाहिए आप सभी को। अब यार नंबर ऑफ टर्न्स किसके ज्यादा है, सेकेंडरी के। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा, ऑब्वियस है। अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो इसलिए फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा। ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा तो हम लोगों को पता होना चाहिए ईएमएफ होता है माइनस d∅dt। कहने का मतलब कि अगर फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा इसका मतलब सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी से ज्यादा है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया। ईएमएफ बढ़ने का मतलब वोल्टेज बढ़ गया, आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया, इसीलिए इसका नाम है स्टेप अप। अप मतलब हाई वोल्टेज, यानी लो को हाई में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका मेन रीजन है नंबर ऑफ टर्न्स।
कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा रखने हैं। अब वहीं अगर स्टेप डाउन की बात करूं, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में कम है, तो जो इंडक्शन होगा चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जो इंडक्शन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो फ्लक्स भी कम रिप्रोड्यूस होगा। फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगा तो ईएमएफ भी कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। इसका मतलब सेकेंडरी का जो ईएमएफ है इस बार प्राइमरी से कम होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्टेप डाउन। डाउन क्यों? क्योंकि वोल्टेज आउटपुट लो है ना। तो यही इसका बेसिक वर्किंग है। अब इसकी थ्योरी बताता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। वर्किंग आप नोट्स में से कर सकते हैं, फ्रॉम नोट्स, है ना। क्या वर्किंग में है कि when we supply an alternating current to the primary coil, the change in flux takes place in the secondary coil. As the number of turns in the secondary coil in case of step up is very high, so we know that the number of turns will be high, then the flux link will be also very high. If flux link will be high, then induced EMF on the secondary part, यानी कि output EMF will be on the higher side, है ना। In case of step up, in case of step up, in case of step down, when we supply the alternating current, remember one thing, alternating current चाहिए। डायरेक्ट से आपका फ्लक्स चेंज नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट स्टेडी होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जब हम सप्लाई देते हैं प्राइमरी कॉइल से, एज वी नो दैट द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल विल प्रोड्यूस द म्यूचुअल इंडक्शन इन द सेकेंडरी कॉइल, बट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इन केस ऑफ स्टेप डाउन इज वेरी लो, and the number of turns are low, then the flux link will be also less, so the induced EMF or the output voltage will be also on the lower side in case of step down। यही है इसकी वर्किंग जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अच्छा, एक बात सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना इसकी थ्योरी में। अच्छा, थ्योरी में देखिएगा, सबसे पहले तो ES माइनस का NS d∅dt होगा, लेंजेस लॉ। EP माइनस का NP d∅dt होगा, ये भी ऑब्वियस है, लेंजेस लॉ। डिवाइड करना दोनों को, तो ES अपॉन EP क्या हो गया? NS/NP। इसको हम K भी कहते हैं। K मतलब ट्रांसफॉर्मर रेशियो या टर्न रेशियो। रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं स्टेप अप की बात कर रहा हूं तो NS ग्रेटर देन NP है, ES ग्रेटर देन EP है, और K ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि NS और NP का रेशियो K है, और स्टेप अप में K की वैल्यू 1 से हाई होती है। यहीं अगर मैं बात करूं स्टेप डाउन की बात करूं तो NS लेस देन NP होता है, ES लेस देन EP होता है, देयरफॉर K की वैल्यू 1 से छोटी होती है। याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अंडर द आइडियल कंडीशन, फॉर आइडियल केस हम सबको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी 100% होती है। ईटा इज एफिशिएंसी 100% होती है, और हम सबको पता होना चाहिए एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, है ना। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। तो अगर एफिशिएंसी 100% है तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, ये ध्यान रखना है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, अल्टरनेटिंग करंट ही हमेशा यूज होगा, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स डीसी में ऑब्टेन नहीं होता है। ये बात हम सभी को पता होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिए। इसकी बस वर्किंग याद रखिए, नोट्स में करना है, बाकी तो सब कुछ मैं करा ही रहा हूं, और बाकी मैंने नोट्स आप लोगों को बता ही दिया है ना। थ्योरी आप लोगों को वर्किंग बता ही दिया है मैंने, वो वर्डिंग्स में आपने लिख लेना है, बस सिंपल। अब ना देखिए ध्यान से, अगर एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट है और आइडियल कंडीशन है, आइडियल केस है, तो आइडियल केस में एफिशिएंसी क्या होगा? 100%, और 100% है तो मतलब आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। तो आउटपुट क्या होता है? ES/IS, इनपुट EP/IP, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, और वोल्टेज आउटपुट क्या है? ES यानी सेकेंडरी, और करंट IS मतलब सेकेंडरी। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। अब बच्चों को समझ में आना चाहिए, यहां पर ध्यान से देखो, तो जहां पर वोल्टेज हाई है वहां करंट कम है। वोल्टेज और करंट कैसे रिलेट कर रहे हैं? इनवर्सली, यानी अगर स्टेप अप की बात करूं तो ES ग्रेटर देन EP है, मगर IS लेस देन IP होगा। स्टेप डाउन की बात करूं तो ES लेस देन EP है, बट IS ग्रेटर देन IP है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटता है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही भी है, ऐसे सही है, ध्यान से देखो। अगर यहां हाई करंट है, लो वोल्टेज है,
यहाँ हाई वोल्टेज और लो करंट है, तो टोटल प्रोडक्ट तो सेम रहा दोनों तरफ का, इनपुट और आउटपुट का, और यही होना भी तो चाहिए, तभी तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि वोल्टेज और करंट दोनों ही बढ़ जाए तो उनका प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा तो यानी आउटपुट एनर्जी अचानक से बढ़ गई। यार एनर्जी नहीं बढ़ती, एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड होती है, यानी आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं करंट को कम होना पड़ेगा ताकि उनका प्रोडक्ट हमेशा उतना ही रहे जितना इनिशियल था, ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट ना करे। तो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, वायलेट नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना है ना। वायलेट तब होता जब आउटपुट वोल्टेज बढ़ता तो करंट भी बढ़ जाता। अच्छा एक बात और बता दूं, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? जब आप ट्रांसफार्मर का सप्लाई लेते हो, जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, गर्मियों के टाइम में जो ट्रांसफार्मर होता है, जिस किसी भी कॉलोनी में आप रहते हो, वो जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि जहां से आ रहा है वो हाई वोल्टेज होता है, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हाउस होल्ड में पहुंचाना होता है। तो हमारे घर के आसपास वाले ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होते हैं। पावर प्लांट जहां होता है वहां स्टेप अप होता है, वहां वोल्टेज को हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बना लेते हैं ताकि सर्किट में जब भेजें, पावर लाइन में भेजें, तो अगर लॉस भी हो तो कोई दिक्कत ना होने पाए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, सिंपल सी बात है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में ही। अब लोड रेजिस्टेंस का बेसिक काम है कि अगर समर्स में देखो, गर्मियों के टाइम पे तो डिमांड बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की, तो अब ट्रांसफार्मर तो आपका वही है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये लोड एडजस्ट होता है एज कंपैरेटिवली, जैसे कि सप्लाई जितनी की रिक्वायरमेंट होती है एज पर नीड, ट्रांसफार्मर अपना आउटपुट वैल्यू को ऊपर नीचे करता रहता है। सर्दियों में वो वैल्यू कम होगी, ऑब्वियसली डिमांड कम है, तो लोड रेजिस्टेंस बेसिकली वो चीज है जो कि आउटपुट के डिमांड को एडजस्ट करता है, तो वो है लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस का बेसिक काम क्या हुआ कि कितना लोड, कितना उस पे आउटपुट देने की एबिलिटी हमने प्रोवाइड कर दी है, कितने रेजिस्टेंस पे या कितने सर्किट्स को, कितने हाउस होल्ड्स को हमें सप्लाई देना, कितना देना है, तो दैट इज बेसिकली द लोड रेजिस्टेंस। तो ये बेसिक कंडीशन है ट्रांसफार्मर की। इसके अंदर दो हिस्से हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसके अंदर एक और आखिरी पॉइंट समझा रहा हूं, लास्ट पॉइंट, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, और इसकी थ्योरी के लिए ये वाला वर्किंग के लिए नोट्स देख लीजिएगा। चलिए समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं एक पॉइंट और ये बात ध्यान रखना कि जहां करंट हाई वहां वोल्टेज लो, जहां वोल्टेज हाई वहां करंट लो। और ये चीज होना भी कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो ऑब्वियस है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो जाएगी। यार अचानक से एनर्जी बढ़ कैसे जाएगी? बढ़ तो सकती ही नहीं है ना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है मगर बढ़ नहीं सकती, है ना। तो ट्रांसफार्मर आइडियली अगर देखा जाए तो जितना इनपुट एनर्जी होती है उतनी ही आउटपुट एनर्जी होती है। एनर्जी में चेंज नहीं आता, वोल्टेज अप होता है, करंट डाउन, करंट अप होता है, वोल्टेज डाउन, है ना। ये चीज ध्यान रखिए। और सारा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, फ्लक्स ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा, स्टेप अप। नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, फ्लक्स कम होगा, ईएमएफ कम होगा, और करंट ज्यादा होगा, स्टेप डाउन। समझ गए? चलिए अब देखिए लास्ट पॉइंट, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होते हैं जिनकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है। देखो आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है ना, कुछ तो लॉस होगा। तो लॉस में होता है सबसे पहला कॉपर लॉस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस, तीसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉस, चौथा होता है फ्लक्स लीकेज लॉस, और पांचवा और आखिरी होता है हमिंग लॉस। तो ध्यान दीजिए, एक एक करके मैं समझा देता हूं, और ये भी थ्योरी नोट्स में से आप ले सकते हो आसानी से, बहुत सिंपल थ्योरी है, समझा देता हूं आप लोग। कॉपर लॉस, यार देखो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल पे आपने कॉपर यूज किया है। कॉपर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, करंट का सप्लाई जा रहा है, और रेजिस्टेंस अगर होगा तो पावर लॉस भी तो होगा, कितना? I²R। तो पावर लॉस होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है कॉपर का, जिसकी वजह से हीट बनेगा, गर्म होगा, हीट बनेगा, तो वो एक तरीके की एनर्जी का लॉस है। लेकिन याद रखिए कि इस प्रॉब्लम को हम खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग तो हमें करना ही पड़ेगा कॉपर वायर से, और कॉपर से अच्छा कोई वायर ही नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात हम ये बता दें आप लोगों को कि अगर आपको लॉस को कंपनसेट थोड़ा कम करना है, रिड्यूस करना है, आप रिड्यूस कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉपर वाइंडिंग को आप हटा ही नहीं सकते।
तो उसके लिए आप बेसिक काम करो कि आप थिक कॉपर वायर यूज करो। क्या करो? थिक कॉपर वायर, क्योंकि थिक यूज करोगे तो रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के साथ इन्वर्स होता है, तो इसलिए थिक कॉपर वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो पावर लॉस कम हो जाएगा आसानी से। लेकिन याद रखिए थिकनेस को बहुत ज्यादा मत बढ़ा देना है, उसकी वजह से क्या होता है ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगा, है ना, फिट करना मुश्किल हो जाएगा सर्किट्स में। तो ये एक लिमिटेड पॉइंट तक ही हम चेंज कर सकते हैं, याद रखिए, यानी ये लॉस होना ही होना है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, कोशिश कर सकते हो कम से कम रखने की, क्योंकि कॉपर वायर की वाइंडिंग तो होनी है, उसका रेजिस्टेंस बने रहना है, लॉस पावर का होना ही होना है I2R से, जिस वजह से वहां पर हीट बनना ही बनना है, तो थोड़ी बहुत तो एनर्जी का लॉस होगा ही हीट के फॉर्म में। लेकिन कम से कम रखने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम थिक कॉपर वायर यूज कर सकते हैं। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस क्या होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ट्रांसफार्मर में प्लेट होते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के बने हुए, देखा होगा आप लोगों ने आसपास के एरिया में जहां भी ट्रांसफार्मर लगा होगा, प्लेट्स लगे होते हैं जिनको हम कोर कहते हैं। प्लेट्स जो होते हैं वो बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर के बने हुए हैं और वो पूरा का पूरा सॉलिड बल्क पीस होता है। याद होगा आप लोग, करंट, एडी करंट इंड्यूस करंट ही होता है मगर बल्क पीसेस में बनता है। तो बल्क पीस ऑफ मेटल के अंदर वो जो उसके अंदर कोर लगा रखा है, उस मेटल कोर के अंदर जो बल्क पीस है उसके अंदर जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा, चेंज इन फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, दैट एडी करंट विल प्रोड्यूस द हीट, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। याद रखिए एडी करंट भी हीट लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है। इसको कैसे कम किया जा सकता है? इसको कम करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप प्लेट्स को लैमिनेट कीजिए। क्या कीजिए? लैमिनेट कीजिए, लैमिनेट कीजिए, या फिर अनवांटेड एरियाज को इवैक्यूएट कर दीजिए। जैसे एक बेसिक सी बात बताओ, अगर आप ऐसा प्लेट यूज करते हो पूरा, और एक केस में डिजाइन ऐसा यूज करते हो, तो आप देखो यहां एडी करंट कम बनेगा, यहां एडी करंट ज्यादा बनेगा। अब एक केस में आप ऐसा यूज करते हो, थिक ब्लॉक, है ना, थिक ब्लॉक यूज करते हो, यहां बहुत ज्यादा एडी करंट बनेगा क्योंकि बल्क पीस है। आपने अगर करना ही है तो आप छोटे छोटे स्लाइस बना लो, कई सारे स्लाइस बना लो, और उन स्लाइसेस को कंप्रेस कर दो एक साथ, है ना। आप स्लाइस बना के आप कंप्रेस कर लो, यानी कि एक साथ जोड़ लो, तो वो बल्क पीस नहीं कहलाएंगे, अलग अलग स्लाइस कहलाएंगे। तो जिस वजह से एडी करंट कम से कम प्रोड्यूस होगा। तो एडी करंट बनेगा जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स की वजह से बल्क पीस ऑफ मेटल कोर पे एडी करंट पैदा होगा। लेकिन याद रखिए एडी करंट को कम किया जा सकता है कैसे? थिन पीसेस बना के कोर में, लैमिनेट करके, है ना, या फिर डिजाइन में चेंज लाके कि अनवांटेड एरिया को हटा दीजिए। तो ये है एडी करंट लॉस जो आप लोगों को समझा दिया। इसके बाद आता है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई जा रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में आपका करंट पीक पे जाता है, लो जाता है, पीक पे जाता है, लो जाता है। जब वो पीक पे जाएगा तो कोर को, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर है, मैग्नेटाइज करेगा। हिस्टेरेसिस याद होगा आप सभी को, 5वें चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। तो मैग्नेटाइज होगा। अब जब वो मैग्नेटाइज होगा तो उस टाइम पे एनर्जी का कुछ तो यूज कर दिया मैग्नेटाइजेशन के लिए, और जब ऑल्टरनेटिंग करंट डिप करेगा, यानी कि देखो जैसे पीक पे गया, फिर उसका डाउन भी तो आएगा, तो पीक पे जाने के बाद जब नीचे आएगा तो उस टाइम पे वो कोर जो होगा वो डीमैग्नेटाइज होने लगेगा। तो जो मैग्नेटाइज होने में जितनी एनर्जी लगी, क्या उतनी एनर्जी डीमैग्नेटाइज होने में वेस्ट नहीं चली गई? क्या चली गई ना। तो याद रखिए जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होने में लगा एनर्जी, उतना ही डीमैग्नेटाइज होते टाइम पे खत्म हो जाएगा। वो भी एक एनर्जी लॉस का कारण है, जिसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। यूज कीजिए ऐसे मटेरियल जिनका हिस्टेरेसिस लॉस कम से कम होता है। याद कीजिए सॉफ्ट आयरन कोर और स्टील को कंपेयर किया था, तो सॉफ्ट आयरन कोर में हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है क्योंकि उसका कर्व जो होता है, हिस्टेरेसिस कर्व, वो थिन बनता है। तो क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे सॉफ्ट आयरन कोर, है ना, टू मिनिमाइज द हिस्टेरेसिस लॉस। लेकिन फिर से वही बात है, कंप्लीटली खत्म इसको भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जाएगा तो कोर के अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा, क्योंकि वो तो बिहेवियर है। और जितना मैग्नेटाइजेशन में एनर्जी लगेगी, डीमैग्नेटाइज होते वक्त वो लॉस में भी होगी। तो गारंटेड है ये चीज। लेकिन हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने से लॉस कम से कम होगा। स्टील यूज नहीं करना या कोई और मटेरियल यूज नहीं करना। फ्लक्स लीकेज लॉस, ये क्या होता है? जैसे आप कोर बनाते हो, आपने जो कोर डिजाइन बनाया था अभी ट्रांसफार्मर का, कुछ ऐसा बनाया था। तो आप देखिए ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल के बीच में आप ध्यान से देखो तो एक गैप है ना, यहाँ पे एक एयर गैप है। तो इस एयर गैप के बीच में यहां से जब फ्लक्स लिंक होकर दूसरे पे जाएगा, यानी म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो कुछ फ्लक्स क्या एयर में
कहीं ना कहीं, है ना, एक तरीके से डिस्चार्ज होगा, एयर में डिस्चार्ज होगा, तो कहीं ना कहीं फ्लक्स या एनर्जी का लॉस है, क्योंकि फ्लक्स ही एनर्जी है यहां पर बच्चों। तो यहां से अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, तो ड्यू टू द एयर गैप बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, द सम ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्लक्स गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंडक्शन एंड ड्यू टू द एयर गैप। तो इसको कैसे खत्म किया जाए? इस लीकेज लॉस को, फ्लक्स लीकेज लॉस को खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो कोर बनाएं, उस पर कोएक्सियल वाइंडिंग करें, ऐसे। कोएक्सियल वाइंडिंग आप लोगों को पता होगा, एक ही एक्सिस पे ऐसे, जिससे क्या होगा कि कम से कम लॉस होगा। इसे कहते हैं कोएक्सियल वाइंडिंग। तो कैसी वाइंडिंग करें? कोएक्सियल वाइंडिंग करने से गैप नहीं रहेगा तो फ्लक्स लीकेज होने के चांसेस खत्म से हो जाएंगे या ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो इस वाले लॉस को आप कम कर सकते हो या खत्म भी कर सकते हो डिजाइन चेंज करके। ये डिजाइन से अच्छा है कि आप इस डिजाइन को प्रीफर करो, यानी कि यहां पर आप फ्लक्स लीकेज होने के चांसेस है क्योंकि बीच में एयर गैप है, यहां पर नहीं है क्योंकि कोएक्सियल वाइंडिंग है, तो लॉस होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आखिरी हमिंग साउंड लॉस। आप ट्रांसफार्मर के आसपास से, जो कॉलोनी में ट्रांसफार्मर होता है उसके आसपास से गुजरे होगे तो साउंड मिलता है, एक हमिंग साउंड, इस तरीके का साउंड मिलता है, हमिंग साउंड। ये हमिंग साउंड बेसिकली क्या है, एक तरीके से देखो तो जो प्लेट्स है ना, सॉफ्ट आयरन कोर की जो प्लेट्स लगी हुई हैं, जब वो हीट अप होती हैं तो हीट होने की वजह से, जब ऑल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई जाएगा तो हीट होगी, हीट होने की वजह से प्लेट्स के बीच में एक्सपेंशन आता है। क्या आता है? एक्सपेंशन, है ना। और जब वो कूल डाउन होती है तो कंप्रेशन होता है। तो बार बार किसी चीज में अगर एक्सपेंशन और कंप्रेशन करोगे, बार बार किसी चीज में एक्सपेंशन और कंप्रेशन करोगे तो क्या वहां साउंड बनेगा? यार बार बार किसी चीज को लो और उसको कंप्रेस करो, एक्सपेंड करो। आप एक पेपर ले लो, पीस ऑफ पेपर ले लो, उस पीस ऑफ पेपर को बार बार कंप्रेस एक्सपेंड करो, तो आप लोगों को आवाज सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगा। तो वो एक तरीके का एनर्जी लॉस है, क्योंकि हीटिंग की वजह से जो प्लेट्स होती है वो एक्सपैंड करती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होता है ये जो भी होता है ना। और जब वो कूल डाउन होता है टेम्परेचर तो वो कंप्रेशन आता है, जिसकी वजह से वो हमिंग साउंड लॉस होता है। हमिंग साउंड लॉस एक ऐसा लॉस है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हीट से थर्मल एक्सपेंशन तो होगा, ये एक नेचर है किसी भी मटेरियल का, तो इसलिए इसको हम कंप्लीटली खत्म या खत्म कर ही नहीं सकते। तो ये एक प्रकार का और लॉस है, मैकेनिकल लॉस भी कहते हैं इसको हम, क्योंकि एक्सपेंशन और कंप्रेशन एक मैकेनिकल प्रोसीजर है ना, जो कि हीट के टेम्परेचर की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट भी, जो कहलाता क्या है? हमिंग साउंड लॉस। तो ये सब कुछ ट्रांसफार्मर और उससे रिलेटेड पॉइंट, ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर और उससे रिलेटेड पॉइंट, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और इन पॉइंट्स के छोटे मोटे जो थ्योरी के लिए आप लोगों के पास नोट्स हैं उससे जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी सॉल्यूशन और इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।